दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। संभल में आज से कुछ महीने पहले एक हिंसा हुई थी, इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े कई तरह की बंदिशें लगा दी थी। संभल में आम आदमी का आना जाना मना था, पॉलिटिकल पार्टीज को 20 दिन तक घुसने नहीं दिया गया और तमाम आरोप लगाए कि संभल में किस तरह से संभल का इस्लामीकरण किया गया। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके चैनल्स लगाते रहे, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से संभल में एक पूरा ऐतिहासिक तीर्थ था। उसमें धीरे धीरे जो ऐतिहासिक संभल का ऐतिहासिक स्वरूप था उसको तोड़ा मरोड़ा गया और तमाम खबरें भी आई थी कि कैसे एक मंदिर है उसमें 45 दिन तक 45 साल से ताला नहीं खुला। और उस तरह की आप याद करिए, नवंबर दिसंबर में हर जगह सिर्फ संभल ही संभल की चर्चा। अब अचानक कल संभल फिर चर्चा में आ गया, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार में डीजीपी रहे रिटायर्ड डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद, इन तीनों की कमेटी बनाई गई थी। उसकी कल उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक चैनल है अंबानी जी का न्यूज़ 18, उसकी है उसका एक वीडियो चल रहा है। वीडियो तो मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं चला सकता हूं भाई साहब, हम लोग छोटे लोग हैं, तुरंत हमारे चैनल को स्ट्राइक दे दी जाएगी। तो हम सीमित संसाधनों में जो हो सकता है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, डरते तो हम किसी से है नहीं। तो उसकी हेडलाइन है, पूरे यूपी को संभल बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। पूरे यूपी को संभल बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, और कैसे बनाना चाहते हैं? रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाकर। अमीक जमई जी, एक उस रिपोर्ट में चर्चा की जा रही कि पहले संभल की आबादी 45% थी। और मैं यहां दर्शकों को बता दूं कि क्या खेलती है मीडिया। वो जो बात हो रही है वो नगर पालिका क्षेत्र की, संभल जिले की बात नहीं हो रही है, नगर पालिका क्षेत्र की बात हो रही है। पहले दर्शक समझे। और नगर पालिका जो होती है उसकी आबादी कितनी, वो छोटी सी आबादी होती है, उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा। लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि उस रिपोर्ट, वो रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन तमाम जो भक्त चैनल वो शुरू हो गए कि संभल की आबादी पहले में 45% हिंदुओं की आबादी थी, अब वो घट के 15% हो गई। और आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव का। क्योंकि साहब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा तो नहीं हूं, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का इतिहास जानता हूं। तो संभल में पहले दंगे का जिक्र आया 1978 में, और 1978 से अगर मैं आज जोड़ूं तो आज जो है करीबन 45 साल हो गए, माफ कीजिएगा, 25 और 23 48 साल हो गए। और मजेदार बात यह है कि जब संभल में पहला दंगा हुआ तो तब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जिसमें जनसंघ भी शामिल थी। जनसंघ मतलब जो भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले उस सरकार में दंगा हुआ। उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कल्याण सिंह थे। तो और इन 48 सालों में समाजवादी पार्टी की टुकड़ों टुकड़ों में सरकार रही है। एक बार 5 साल की रही है, दूसरी बार 3 साढ़े 3 साल की, और एक बार और रही है वो मुश्किल से साल भर की। तो अमित जी, ये जो आपके नेता के ऊपर आरोप लग रहा है अखिलेश यादव जी के ऊपर कि आप लोग पूरे यूपी को संभल बना देंगे, क्या कहना है इस पे आपको? देखिए, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करने के लिए आलोक पाठक जी, आपका बहुत बहुत आपकी मोहब्बत, आपने हमें बुलाया इस पर बात करने के लिए। देखिए, पूरे देश में जो बीजेपी आरएसएस का जो कंपनी है, इसकी जो वैचारिक हालत जिस नेता से सबसे ज्यादा खराब है, जिसने पूरे देश में सबसे ज्यादा पटखनी उत्तर प्रदेश में दी, वो इस देश के महान नेता, समाजवादी देश के सबसे बड़े चेहरा, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। और जब जब वो कोई नैरेटिव, सोशियो इकोनॉमिक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जहां पे बीजेपी आरएसएस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अनकंफर्ट होती है, तो कोई ना कोई एक ऐसा धार्मिक ध्रुवीकरण का सांप्रदायिक एजेंडा लाया जाता है जिससे मेरे नेता माननीय अखिलेश जी की पर वो उन विषयों पे बातचीत ना हो। आलोक जी, ये बात जानते कब आई है? ये बात इसलिए आई है कि वो पिछले
एक महीने से तकरीबन उत्तर प्रदेश के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो भदोही के एक्सपोर्टर्स हो, चाहे वो आगरा के एक्सपोर्टर्स हो, चाहे वो कानपुर के एक्सपोर्टर्स हो, चाहे वो मेटल के मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स हो, वन बाय वन, वन टू वन वो टच में हैं। और जो जानकारियां हमें निकल कर आई, जिससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने दिल्ली में पार्लियामेंट में इस बात को प्रगट में कहा कि तकरीबन 2000 करोड़ का माल वाराणसी में, भदोही का जो माल है कारपेट का, जिसमें 13 लाख लोग, 13 लाख परिवारों की जिंदगियां गुजर बसर होती हैं, वो बंबई के नवा शिवा पोर्ट पे पड़ा हुआ है और वो माल विदेश नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि अमेरिका में टैरिफ की वजह से 50% पे कोई खरीदने को तैयार नहीं। अब जब इस पे संसद में इस पर एसआईआर पर सरकार फंसी हुई है, इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर है, तो कैसे एजेंडा चेंज किया जाए? तो इस समय पे, ऐसे समय पे ये रिपोर्ट लाई जाती है। अब इस रिपोर्ट के बारे में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले से ही समाजवादी पार्टी ने इस पूरे एजेंडे को हम एक बार एक्सपोज कर चुके हैं। ये पूरा एजेंडा आरएसएस का खत्म हो चुका है। संभल का रिपोर्ट, संभल का जो एजेंडा है, भाई आप कह रहे हैं कि 78 में दंगे हुए, भाई 77 में यादव जी की मुख्यमंत्री, हमारे रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उस जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ शामिल था, और जो सदर की सीट है संभल की, तो जनसंघ के पास थी, वहां की लोकसभा जनसंघ के पास थी। तो सवाल ये है कि उस जमाने के जो सबसे बड़े नेता रहे कल्याण सिंह जी, बड़े चेहरा तब भी थे, तो आप 77 की सरकार, 79 की सरकार, 91 की सरकार, 97 की सरकार, 99 की सरकार, 2000 में राजनाथ सिंह जी बने, उसके बाद 17 के बाद ये दो टर्म जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हो गया। तो सवाल ये है कि जो विधानसभा का पटल है, आलोक जी, मेरा थोड़ा समय विधानसभा की लाइब्रेरी में बीतता है और मैंने इसके लिए बहुत खोजबीन करी। 77 से लेकर 78 से लेकर इन सभी सरकारों में संभल के पलायन के हिंदू के मामले में एक भी बहस जनसंघ की, भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के पटल पे आधिकारिक रूप में नहीं शामिल। क्यों शामिल नहीं? था नहीं। जो तो ये जो मैं आपको रोक रहा हूं, तो ये जो आंकड़े आए हैं, ये क्या, ये आंकड़े कहां से आए हैं कि अब वहां संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी मात्र 15% बची है? पहले 45% थी, अब 15% बची है। अब ये मीडिया रिपोर्ट चल रही, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ये दो विषय हैं इस पे। जब संभल के दंगों की बात आई और जब वहां पे पुराने जो बुजुर्ग लोग थे, हिंदू फैमिलीज थी, जो मंदिर से जुड़ी हुई फैमिलीज थी, उनके मोहल्ले से जुड़ी फैमिलीज थी, उनकी रिपोर्ट्स तो आज भी टेलीविजन पे शामिल, अभी भी हमारे आपके बीच में। उन्होंने कहा कि भैया हमें किसी ने यहाँ से भगाया नहीं, हमारी रोजी रोटी जो रोजगार थे वो संभल से शहर में हमें बसना था, किसी को दिल्ली जाना था, किसी को मेरठ जाना था, हम रोजी रोटी की वजह से पलायन करके हम यहाँ से बाहर गए। तो जो लोग उस मोहल्ले के थे, हिंदू जो फैमिलीज थी, उन्होंने कहा कि हमें तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, यहाँ के लोग हमेशा मिलजुल कर हमेशा रहे। लेकिन दंगा प्लान करने वाले आलोक पाटिल जी कौन लोग हैं? दंगा प्लान करना चाहे आप हिंदू महासभा, जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाई नहीं, इसमें तो अभी तो रिपोर्ट आई है कि उसमें आपके सांसद का नाम आ रहा है कि उन्होंने भड़काया है। नहीं, वो देखिए, वो एक डिजाइन है। मुख्यमंत्री हमारे सूबे के जो एक साइंटिफिक टेम्पर के होने की शपथ लेते हैं, वो इस बात की शपथ लेते हैं कि वो रेशनल बात करेंगे विधानसभा के अंदर, रेशनलिटी को हमेशा प्रमोट करेंगे। जब वो ये कहते हैं कि कल की अवतार सीधे उतरेंगे, जैसे सीधे आएंगे संभल में, उसी मस्जिद के प्रांगण में ही आएंगे, ये विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री बोलते हैं। उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलजुल कर रहते रहे, भाई जब आपने दंगे करे, प्लांट करे, हिंदू घर छोड़ दिया, मुसलमान घर को आपने टिक लगाया, तो जो इनसिक्योरिटीज, विश्वास में मोहब्बत, भाईचारा, प्यार से सब लोग एक साथ रहते रहे, जब ये इनसिक्योरिटीज फैली कि मुसलमान मारे जाएंगे, चुन चुन के मारे जाएंगे, तो हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में हिंदू मोहल्ले, मुसलमान मोहल्ले क्रिएट हुए। ये हमारे दामन पे बदुमा दाग थे जिसे आरएसएस बीजेपी की राजनीति ने दंगे करा के फैलाए। हमारे नहीं, एक देखिए, मैं आपके इस जवाब से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल टेन्योर रहा है
अगर मैं कल्याण सिंह की सरकार भी जोड़ लूं, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की भी जोड़ लूं, तो 14-15 साल की सरकार होगी। 8-9 साल इधर और 5-6 साल उधर, 15 साल। अब 75-78 सालों में बाकी तो 60 साल तो आप ही लोग का शासन रहा, इंडिया गठबंधन का एक तरह से, कांग्रेस का रहा हो या फिर बसपा का या सपा का, सेकुलर दलों का। आलोक तो जी मैं आप थोड़ा ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मोहल्ले अलग और मुस्लिम मोहल्ले अलग, तो इसमें भाई 78 साल में भाजपा का शासन, 14-15 साल, 61 साल तो बाकी लोगों का साथ, तो सबको क्रेडिट, आपको दोष सबको देना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं आलोक ये जी अगर आलोक जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे शासन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश में जो जो विचारधारा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भाई गांधी जी जब देश हमारा आजाद हो रहा था, वो तो नवाखाली में वो दंगे रोक रहे थे। दंगे करने वाले लोग कौन थे? आप हमें एक नाम बताइए किसी सेकुलर पार्टी के बड़े नेता का, किसी सेकुलर पार्टी के बड़े नेता का नाम बताइए, एक छोटे नेता का नाम बताइए जिसने दंगे प्लांट करे हो, हिंदुओं को मरवाया हो, मुसलमान को मरवाया हो। तो दंगे फैलाने वाले, दंगे क्रिएट करने वाले और दंगे करने वाले जो आज सरकार में हैं, ये एक विचारधारा के लोग हैं। नहीं, हिंदू आप देखिए आरएसएस बात, की लेकिन विचारधारा। सवाल इसका ये है कि जो आपके नेता पर आरोप लग रहा है कि पूरे यूपी को संभल बनाना चाहते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा के, मतलब ये तो स्पष्ट वो आरोप लगा रही है मीडिया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि उनका मानना है कि मुसलमान सिर्फ सपा को ही वोट देता है तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। बड़े गंभीर आरोप है सर। चलिए मैं अब घुसपैठियों पे नाम ले लेता हूँ। आज डिम्पल जी ने, कल का उनका एक वीडियो है, बड़ा वो वायरल हुआ है। मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी और आप लोग जिम्मेदार हैं घुसपैठियों को यहाँ पे लाने के लिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ, घुसपैठियां एक रह तो रही है। ये हुआ घुसपैठियां रह रही हैं, कौन है, किसने बुलाया है? भाई आलोक जी, आप बहुत संजीदा जर्नलिस्ट हैं, आप हमें ये बताओ कि जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो किसके अधीन है? 14 से लेकर 25 की जो रिजीम है, ये चाहे असम का बॉर्डर हो चाहे बंगाल का नहीं बॉर्डर। नहीं, बीजेपी अभी आई है 14 से, उसके पहले बॉर्डर पे उतना सुरक्षा नहीं रही होगी। आलोक जी मेरा आपसे यही कहना है कि जब हमने भारत की फौजों ने, भारत ने, हमने पाकिस्तान के 2 चीथड़े उड़ाए, जब बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी बना, तो जो लोग जिन्होंने भारत का पक्ष चुना, जो बांग्लादेश के लोग थे, सताए हुए लोग, जब वो पश्चिम बंगाल आए, असम आए, तो हमने कहा कि वो हमारे भाई बहन हैं। हिंदू थे तो ठीक थे, कुछ उसमें मुसलमान आ गए तो वो बुरे थे। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मोहम्मद यूनुस से बात करें, समाजवादी पार्टी इस पे ऑफिशियल स्टैंड लेगी भविष्य में कि आप डिपोर्ट करने का दोनों देश मिलकर फैसला लीजिए। हर चुनाव में बांग्लादेशी क्यों आ जाता है? भाई आप ये बताइए हमको, पश्चिम बंगाल से वो बिहार आए होंगे, बिहार से वो दिल्ली आए होंगे, दिल्ली से वो उत्तर प्रदेश आए होंगे, सरकारें किसकी हैं? नीतीश जी बिहार में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है, कैसे आए वो उत्तर प्रदेश तक जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं? तो इसके लिए देश का गृह मंत्री, सीधे सीधे देश का गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है इन सारे जो घुसपैठ हुए हैं। आप नहीं रोक पाए, आप सरहद को सुरक्षित नहीं कर पाए। हम तो चाहते हैं आप फैसला लीजिए। जब शेख हसीना साहिबा थी, वो तो बहन थी, वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहन थी। हम तो कहते थे कि भाई उनसे बात करिए कि घुसपैठियों का कोई 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 फैसला लिया जाए। आज भी सोचिए कि जब प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री अमित शाह के सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के खेमे में चला गया, सबसे पहली मुबारकबाद मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी कि देश में आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ तन मन धन से हर तरह से बांग्लादेश बनाने के लिए हम आपके साथ खड़े हुए। तो ये टोटल पॉलिटिकल इश्यू है और वो डरे हुए हैं क्योंकि बिहार में मेरे नेता माननीय अखिलेश जी न चले जाएं एसआईआर के मुद्दे पे, वो डराने तो का जा रहे हैं, तो कल जा रहे हैं, तो वो बिहार पहुंच रहे हैं और आज वो देश के बहुत बड़े चेहरा हैं। देश की जो आवाम है, गुजरात से लेकर लेकिन महाराष्ट्र से फिर वही बात, वही तो आरोप होगा कि बिहार में भी तो
बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे उनका नाम काट दिया गया, इसीलिए बड़ी परेशानी है आलोक वोटर जी, लिस्ट से। आलोक जी, जो बिहार बंगाल के लोग हैं उनको बीजेपी रोहिंग्या बता रही है, बांग्लादेशी बता रही है। भाषा के सवाल पे आपको याद है वो चिट्ठी जारी हुई थी, बंगाली बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बता रहे थे। बस सिलहटी भाषा में और कलकत्ता की भाषा में फर्क है कि नहीं फर्क है? तो सीधी सीधी बात है कि ये चुनाव का जो बिहार का मुद्दा है, इसलिए बांग्लादेश का मुद्दा लाया जा रहा है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जो संभल की बात हो रही है, 77 में आपकी सरकार, आपका एमपी, आपका एमएलए, सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश के सारे इकोनॉमिक हब हैं, नहीं, जिसको कौन मध्य एमएलए प्रदेश थे? में, एमएलए का नाम तो बताइए, संभल में एमएलए कौन था जब पहला ऐतिहासिक दंगा हुआ था? आलोक जी, मैं इस वक्त मेरे पास नाम मैंने निकाला हुआ है। मैं आपसे हाँ। दूसरी चर्चा में उनका नाम, सांसद महोदया कोई महिला थी, उनका नाम मैं दोनों दूसरी चर्चा में मैं आप सामने लेकर आऊंगा। तो ये बताइए कि ये आपका कहना है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे एक्सपोर्टर्स, भदोही चूंकि बनारस के बगल का है, मैं जानता हूं, पहले बनारस जिले का हिस्सा होता था, तो मैं जानता हूं सिर्फ भदोही नहीं है, भदोही है, मिर्जापुर है, और भी आसपास के हैं, तो कई लाख परिवार वास्तव में इससे प्रभावित होंगे जो 50% टैरिफ लग गया है। अब वो कारपेट बिकेगा नहीं, और कई जगह तो ये आलू की प्रोडक्शन रोक दिया गया है। आगरा का है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मुरादाबाद से होता है। तो आप कह रहे हैं कि इससे ध्यान भटकाने के लिए रिपोर्ट लाई गई है, लेकिन ये कमेटी तो बनाई गई थी नवंबर के महीने में साहब, इसकी रिपोर्ट तो आनी ही थी। नहीं, मतलब मेरा ये कहना कि जो उसकी टाइमिंग है, उसका समय ऐसा चुना गया है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश के हालात, आप मुख्यमंत्री जी से कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो भदोही जाएं, जो एक्सपो मार्ट है जो उसके हालात जाके देखें, और जो एक्सपोर्टर्स हैं। और आपको मैं हैरत बताऊं, 13 लाख में मुश्किल से 50,000 मुस्लिम वर्कर होंगे। मेरे नहीं पास नहीं, ये अमित भाई मेरे देखिए, पास मैं तो पूरा बनारस आंकड़ा, का रहने वाला हूँ, और पूरा कारपेट बेल्ट पे मैंने काफी काम किया। आप सही कह रहे हैं, वहाँ हिंदू हिंदू और मुस्लिम दोनों एक्सपोर्टर है। पहली बात तो कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक्सपोर्टर है, और कारपेट जो वहाँ हैंड वूवन कारपेट होती है, उसको बिनने का काम गांव गांव में हर बिरादरी के लोग करते हैं, और ज्यादातर तो वही लोग करते हैं साहब, जिसपे अभी आपका फोकस है, पीडीए के लोग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात हम लोगों ने कही, तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि पूरा जो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश टैरिफ की वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में फेल्ड हैं, इस पूरे इकोनॉमिक हब को मदद करने में। चाहे वो हमारा कन्नौज का इतर इतर का एक्सपोर्ट हो, चाहे आगरा से लेकर उन्नाव और कानपुर के बीच में टेंडी का एक्सपोर्ट हो, भदोही का एक्सपोर्ट हो, मेटल का हो, 50% टैरिफ होने की वजह से आज उनके हजारों करोड़ के माल, सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि रोजी रोटी का सवाल, ये जो टैरिफ में एक्सपोर्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो कैसे इस पूरे नैरेटिव को चेंज किया जाए। आप जानते हैं आलोक जी, नैरेटिव बिल्ड करने में बीजेपी आरएसएस का बहुत बड़ा मतलब वो इसमें महारत हासिल है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री है, हिटलर की प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री जो हायरार्की में इनके पास आती है, तो इनके पास तो काम ही यही है। लेकिन हम इन सब मुद्दों पर, मेरे नेता माननीय अखिलेश जी एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का विजन लेकर उन्होंने शुरुआत करी है। वो एक एक वर्कर्स यूनियन से बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स की यूनियन से बात कर रहे हैं, उनके जिम्मेदारों से बात कर रहे हैं। इवन भदोही और में एक बड़ी हैरत बात जो मुझे पता चली आलोक जी, कि जो उसका यान है, पूरा यान, उसमें तो सबसे ज्यादा जो यान 99% वो राजस्थान के हमारे मारवाड़ी और अग्रवाल बंधु देते हैं। मालूम है मुझे। तो सबसे पहले तो वो हिट होंगे। तो हम जो सांप्रदायिक एजेंडे हैं, ध्रुवीकरण के एजेंडे हैं, समाजवादी पार्टी उस पे, उस नैरेटिव पे ना जाके सरकार को इन विषयों पर लाने का काम, इस पिच पर लाने का काम मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने किया, और हम लोग इसी एजेंडे पे बात करेंगे। नहीं नहीं, आपके नेता ने तो बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया है, मैं ट्वीट पढ़ के जी सुना रहा हूँ, और राज कपूर जी से कहूंगा कि ये ट्वीट लगा दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों और उनके संगी साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना दरअसल 9 साल पुरानी भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मतलब उनको भी कहीं न कहीं दर्द हुआ है, तभी वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों
और उनके संगी साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना दरअसल 9 साल पुरानी भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मानसिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार लोगों में विश्वास नहीं जमा पाई। ये तो उन्होंने उल्टा भाजपा को ही दोषी ठहरा दिया कि आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए पलायन हुआ। सामाजिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार अपनी नफरत की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। रोजगार के स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार ने गुजरात के लोगों को कारोबार और ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा काम दिया, इसलिए काम की तलाश में लोगों की नाउम्मीदी होकर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। नीति और योजना के स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार की स्किल मैपिंग का कोई नतीजा नहीं निकला और लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हैं। जनसांख्यिकी स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश का संतुलित विकास नहीं कर पाई। देश के स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार अरबपतियों को सकारात्मक वातावरण नहीं दे पाई और न ही जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद करने वालों को कोई आश्वासन दे पाई, नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना पाई। इन सब वजहों से पिछले 11 सालों में ऐतिहासिक रूप से भारतीयों का विदेश पलायन हुआ। सच तो यह कि जितने भी पलायन के झूठे को फैलाने वालों ने तो न तो उत्तर प्रदेश की तहसील और नहीं प्रदेशवासियों को भाजपा द्वारा असम मिथ्या प्रचार से उत्तर प्रदेश की छवि को गहरा ठेस पहुंचा है और इन्वेस्टर निवेश करने नहीं आएंगे। तो अब ये तो यही हो गया साहब कि बॉल इस कोर्ट से उसको ट्रांसफर कर दी गई। नहीं सर, ये नहीं सर, देखिए जो मेरे सर मानिकलिश जी ने जो आंकड़े जो बात रखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन सेक्टर्स को सींचा। जब उन्होंने एक्सपो मार्ट बनाया भदोई में, अगर आप कभी गए हो, देखा हो आपने। अरे मैं तो बनारस का ही रहने वाला हूँ सर। आप बनारस के ही हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और भदोई पहले बनारस जिले का हिस्सा होता था, बाद में जिला बना, मायावती जी ने बनाया। तो आप उनका विजन सोचिए कि जिन्होंने अपनी निगाहों से सपना देख के उसको सींचा हो कि पेरिस से प्लेन बनारस उतरेगा, वहां से उन्होंने एक फ्लाईओवर दिया शहर के लिए, एक्सपो मार्ट बनाया कि जो भी हमारी कालीन उद्योग के लोग हैं उनकी शॉप्स होंगी वहां पे। दिल्ली के जो ये बिचौलिए उनका कहानी उन्होंने खत्म करके, मतलब हमारे दस्तकारों को, हमारे जो लोग हैंडीक्राफ्ट के लोगों को एक करके सोचा कि ये एक मिल जाए। जब वो अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के मामले में पूरी तरीके से फेल हो गया, वो अमेरिका से डरता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे सूबे को बर्बाद करने में, उसके सेक्टर्स को बर्बाद करने में, जब अपनी निगाहों से देखते हैं ना आलोक जी, उनको दुख होता, उनको गुस्सा आता कि ये हमारी निगाहों के सामने हो रहा है। 13 लाख परिवार, अगर सोचिए कि नेताजी ने नहीं सोचा होता हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के बारे में, कारपेंटर्स के बारे में, तो 13 लाख लोग रोजगार नहीं मिलता। अब वो 4 से 6 महीनों के बीच में ये जो संकट है बेरोजगारी का, वो और गहराएगा। दुख किसको होगा? दुख उसको होगा जिसने उस पूरे आशियाने को बनाया होगा, जिसने उस गुलशन में फूल लगाए होंगे। इन्हें क्या मतलब है? ये तो चले जाएंगे, मठ चले जाएंगे, गोरखपुर चले जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक कमी को छिपाने के लिए ये पलायनवाद का नैरेटिव फैलाया जा रहा है संभल का। पूरे तरीके से जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो कोलैप्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का लूट है, आप सोचिए कि 22,000 करोड़ के मामले में एक आईएएस अभी तक फरार है। उस आईएएस के बारे में मुख्यमंत्री अभी तक जानकारी जुटा नहीं। अरे आप तो आंकड़ा बहुत बड़ा था, 22,000 करोड़ आप ले गए, कहाँ वो 2005 करोड़ था, 22,000 करोड़ लेके चले गए आप तो। 22,000 करोड़ का 6% घूस कितना हो गया? 1,200 करोड़ रुपया घूस ले रहा है, और मुख्यमंत्री का खास आदमी अभी तक फरार है। उसको आईएएस को नहीं पकड़ पाया। ये जो पूरा जो कमीशन बना हुआ था 1947 का बात निकाल दिया। जिस आईएएस की बात कर रहे हैं अमित जी, जिस आईएएस की आप बात कर रहे हैं, वो आपकी सरकार में सबसे बड़े बड़े जिलों का डीएम रहा है, वो बरेली का डीएम रहा है, वो कई महत्वपूर्ण अगर वो आज सरकार के अंडर में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन पे सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे कि आप पोलराइजेशन का रिपोर्ट के जरिए जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, जिसे बुनियादी जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, कल कारखानों के, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का क्या हुआ बताइए?
क्या हुआ पलट कर? मैं तो इन सभी जो सेक्टर्स हैं 1-to-1 हम सब लोग भी बुनियादी तौर पे उनके साथ टच में हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं, उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरा तो आलोक जी एमएसएमई पे बहुत इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशलिस्टों ने हमेशा एमएसएमई को, कोऑपरेटिव को हमेशा बहुत स्ट्रांग बनाने का काम किया। इसी से देश मजबूत बन सकता है। असेंबल इन इंडिया से तो देश मजबूत नहीं बनेगा। नहीं कुछ नहीं भाई, जर्मनी से देखिए हमारे यहाँ आप आर्थिक आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि संभल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। मैं जरा उनका वो बता रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि भाई सरकार की बात तो भाई मुझे बतानी पड़ेगी कि भाई आपका उनका जो आरोप है कि संभल में उन्होंने बड़े ऐतिहासिक बदलाव किए हैं जो आप लोग नहीं कर पाए। देखिए एक बात समझिए, जो जो हाँ। जो कुछ है वो पूरा सूबा जानता है कि मुख्यमंत्री सूबे का सबसे फेल नाकाम मुख्यमंत्री है। अभी बारिश हुई, शहरों के जो हालात थे, गड्ढे थे। मेरे जौनपुर में आलोक जी 3 बच्चे, एक रिक्शे वाला और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, नाली में, शहर की नाली में गिर के कहां बह के चले गए किसी को पता नहीं चला। ये 48 घंटे बरसात के में भी। बाद ऐसी सभी देखिए, घटनाएं पूरे मैं देश में। मैं 1 मिनट, अमित जी मैंने आपकी बात सुनी। सरकार का आरोप है, सरकार का ये पक्ष है कि 2017 से पहले संभल में होता था हिंदू प्रताड़ित होता था, पवित्र तालाबों पर कब्जा किया जाता था और हिंदू तीर्थों पर अतिक्रमण किया गया। ये 2017 से पहले। अब क्या हो रहा है? 2017 के बाद दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई हो रही है, हिंदू तीर्थ और तालाब अतिक्रमण मुक्त हो रहे हैं, हरिहर मंदिर और कल्की मंदिर के साक्ष्य मजबूत हुए हैं। देखिए तो ये मतलब ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो हमारा संभल को एकदम से। आलोक जी, हिंदू जो है कौन है? मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट ने और सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में जो फेक इनकाउंटर्स थे ब्राह्मण्स के, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर ब्राह्मण्स के योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए। वो यादव थे क्या? नहीं नहीं, मैं उस पर मुसलमान बात नहीं, वो मैं हिंदू सिर्फ नहीं थे? संभल पे बात नहीं, करना है। वो हिंदू नहीं थे। लेकिन वो हिंदू नहीं थे, ब्राह्मण हिंदू नहीं थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आलोक जी, ब्राह्मण बीजेपी की निगाह में हिंदू नहीं है? नहीं नहीं एक भाई, बेटी और एक मां को जिंदा जला दिया गया कानपुर के अंदर, हिंदू नहीं है? अरे साहब आप ये सब मत बोलिए, नहीं यूट्यूब चलाने नहीं देगा। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि जो फेक इनकाउंटर्स की कहानियां हैं और जो जो रोजगार मेला में जो नौजवान आए, हिंदू नहीं थे। 13 लाख लोग भदोई में जो बेरोजगार होंगे, उसमें 12 लाख, 12.5 लाख हिंदू हैं। किसने नहीं, प्रताड़ित वो किया? मजा। किसकी नीतियों की वजह से? हर दिन शिक्षक बेटियों को, औरतों को पीटा जाता है लखनऊ में, डीसीएम के घर के बाहर, केशव मौर्य के। हिंदू नहीं है। बैकवर्ड का फेक इनकाउंटर होता है, वो हिंदू नहीं है। तो मतलब कुल उनके मिला मकान जुला को के यही है कि अपनी असफलता को छिपाने के लिए पलायनवाद वाले मुद्दे को सीधी सी बात है, सामने ये लाया गया। सरकार पूरे तरीके से नाकाम है। आलोक जी, मैं आपके कार्यक्रम में बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, राज्य हो या सेंटर की सरकार, इसकी एक एक ईंटें दरक रही हैं। आप देखते जाइए इसकी एक एक ईंटें, क्योंकि ये हर मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पे, विदेश नीति के मोर्चे पे, डिफेंस नीति के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर फेल है। आप सोचिए कि जो प्रधान जो जो चीन, समाजवादी पार्टी ने, मेरे नेता मानिक जी ने साफ कहा कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ कोई और भी मिला हुआ है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री चीन कैसे गए, विदेश मंत्री को कैसे बुलाया गया वहां? यहां पर आप पूरे देश को बताइए कि चीन भारत का दुश्मन है कि दोस्त? अभी उसने पाकिस्तान के साथ चलिए, मिलकर हमको हिट किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो जवाब है भाई, सरकार के जो मीडिया ये बहुत आरोप लगा रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश को संभल बनाना चाहते हैं बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बचाकर। तो सपा के प्रवक्ता का भी वही कहना है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अपनी आर्थिक असफलताओं को छिपाने के लिए ये फर्जी खबरें चलाई जा रही पलायनवाद की, संभल की। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट ट्विटर पे लिखा है कि जो भी लोग इस तरह के पलायनवाद की खबरें फैला रहे हैं उत्तर संभल में, वो दरअसल उत्तर प्रदेश की के दुश्मन। तो अमित जी, आपने बड़ी मजबूती से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब बहुत तक के लिए शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए।